नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद की मर्यादा और गरिमा को तार तार कर दिया। लोकसभा में चंद्रयान 3 की, यानी कि जो चंद्रयान 3 था जो सक्सेसफुली मून पर लैंड किया, उसकी सफलता पर चर्चा के दौरान, चर्चा किस चीज पे हो रही है आप सोचिए, ब्रांड न्यू संसद भवन। इस चर्चा के दौरान बसपा के सांसद दानिश अली के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। रमेश बिधूड़ी ने इतनी घटिया टिप्पणी की, इतने निम्न स्तर की टिप्पणी की, इसके चलते उन्हें संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है एक्सपंज करना, यानी कि जो उन्होंने बयान दिए हैं उन बयानों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। विपक्ष के नेताओं ने तो रमेश बिधूड़ी को घेरा ही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी सुना है एक नोटिस जारी कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सदन में इस घटना को लेकर खेद जताया। लोकसभा में रमेश बिधूड़ी की बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो बसपा सांसद दानिश अली को कहे हुए अपशब्द है, उसकी वजह से अब रमेश बिधूड़ी जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे। बीजेपी ने उनको 15 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है और नोटिस में यह पूछा गया है कि असंसदीय भाषा के इस्तेमाल पर क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा स्पीकर ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, ऐसा बताया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में फिर ऐसी घटना हुई तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि ये जो जानकारी हमें मिल रही है इसमें आप ये समझ लीजिए कि इस बार तो उनको रियायत मिली गई लोकसभा से कि अगली बार अगर किया तो फिर माफ नहीं करेंगे। पार्टी ने 15 दिन का समय दे दिया। रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली के लिए जो अपशब्द कहे उससे वे बुरी तरीके से आहत हुए हैं। मैं दानिश अली की बात कर रहा हूं। एनडीटीवी से बात करते हुए वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मैं रात भर सो नहीं पाया, मेरे दिमाग की नस फट रही थी, मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे सदन में रहकर क्या करूं जहां मेरा सम्मान नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है मेरे साथ न्याय होगा, ऐसा नहीं होता है तो भरे मन से संसद छोड़ने पर विचार करूंगा। दानिश अली से हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने बात की। दानिश जी, उस बात को छोड़ते हैं, बहुत मुश्किल है आपके लिए एक लोकसभा सांसद के साथ ये सारी चीज़ें होना। अब आप ओम बिरला जी के पास गए, आपने उनसे कागज़ पे प्रिविलेज का नोटिस दिया है, क्या कहा आपने उनसे? नहीं, उनसे मेरी मुलाकात ही नहीं हो पाई। मैं दिन भर इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो अपने दफ्तर नहीं आए थे। तो मैं इंतज़ार करके मैं उनके दफ्तर में जो है अपना पत्र जो है रिसीव कराया। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप भारी मन से सदस्यता छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। इसके पीछे क्या आशा है आपका? इसके पीछे ये है कि जब मेरे राइट्स ही प्रोटेक्ट नहीं हो रहे वहाँ, कि जिस तरीके से मतलब वो कोई नया व्यक्ति नहीं हो, मेरे ख्याल से इफ़ आई रिमेंबर ही इज़ अ 3rd टर्म एमपी। मिले भी रहे पहले 3 टर्म का एमपी, आरएसएस का ट्रेंड, बीजेपी का वरिष्ठ सांसद और उसके पीछे 2 और वरिष्ठ सांसद जो कैबिनेट में रहे हैं मोदी जी की, वो थपथपा रहे हैं। तो एक तो ये होता है कि शायद कोई आउटबर्स्ट इमोशनली हो गया हो, एक ऐसा कि वो सोचे समझ के जिस तरीके से किया गया है वो मतलब मैं तो अभी भी उस शौक से बाहर नहीं निकल रहा हूं कि ये हो क्या रहा है इस देश में। आखिरी सवाल आपसे, ओम बिरला साहब ने चेतावनी दी है, 15 दिन के नोटिस दिया है, उनको बोला है कि आप इस पर अपना जवाब दीजिए जो कार्रवाई हुई। क्या इस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? आपकी तरफ से क्या कार्रवाई चाहते हैं? क्योंकि क्रिमिनल केस तो हो नहीं सकता क्योंकि हाउस के अंदर हुआ है जितना मैं समझता हूँ। आप अपनी तरफ से क्या कार्रवाई चाहते हैं सीधे शब्दों में? सीधे शब्दों में ये ऑनरेबल स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से हमने हाउस में देखा है, जो हमारा छोटा मोटा अनुभव है, पिछले सेशन में देखा हमने कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सस्पेंड कर दिया गया मोशन ला करके। तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि सरकार खुद मोशन लाए
और ऐसे सांसद को, ये खाली दानिश अली का सवाल नहीं है, ये इस देश की जमहूरियत का, इस देश के लोकतंत्र का सवाल है कि लोकतंत्र के उस मंदिर में जिसमें हम सब बैठते हैं और हम कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, हम प्रधानमंत्री के उसमें मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर प्राउड ऑफ इट, और वहां पर ये हो रहा है। तो ये तो कॉल पार्लियामेंट के सब सांसदों को लेनी है, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसको लेनी है। दानिश अली की बात यहीं पर। सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। इस घटना को लेकर विपक्षी नेता लगातार रमेश भिदुड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर उन्होंने सिर्फ आतंकवादी कहा होता तो हमें इसकी आदत है, लेकिन उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो पूरे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है। वो कहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े मुसलमान इसे कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और भी तमाम नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी NDTV से कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तो आइए आपको सुनाते हैं अलग अलग प्रतिक्रिया। आज ही एक बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उनके लिए खुद रक्षा मंत्री, मुझे बताया जा रहा है, माफ़ी मांगी। लेकिन ये बहुत दुखद है जो इस तरह की भाषा का नई संसद में प्रयोग। देखिए, किसी भी व्यक्ति को पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, और खास करके पार्लियामेंट में, ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। मुझे नहीं पता क्या प्रोवोकेशन थी, क्यों किया, पर मुझे जहाँ तक जानकारी है माननीय रक्षा मंत्री जी ने ऑलरेडी ही हैज एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। देखिए, वो और पार्लियामेंट का इशू है, उसमें मैं ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है, इस पे मैं यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हूँ। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश भिदुड़ी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक। अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आमतौर से ये भाषा बहुत ही कमजोर लोग, बहुत नीचे स्तर के लोग जनता में आपस में एक दूसरे से करते हैं, लेकिन देश की संसद का एक मान सम्मान है, एक डेकोरम है, वो तो बर्बाद हुआ ही हुआ। उससे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अध्यक्ष जी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली के बाहर के जो लोग हैं उन्हें मालूम नहीं होगा कि रमेश भिदुड़ी कौन है, ये आखिर कौन है। ये दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जी हां, साउथ दिल्ली, जिसको दिल्ली का एलीट हिस्सा माना जाता है, वहां से ये दिल्ली के सांसद हैं। छात्र नेता के तौर पर ABVP के साथ काम किया इन्होंने, कानून की पढ़ाई भी की है, कानून की पढ़ाई। सन 93 से राजनीति में सक्रिय हैं। 2003 से 2008 तक दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष रहे। 2003 से 2014 तक दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे। 2014 और फिर 2019 में लोकसभा के सांसद भी ये रहे हैं और अभी भी सांसद बने हुए हैं। दक्षिण दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी का विवादों से एक पुराना नाता है, पुराना रिश्ता। अमर उजाला की आज की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक
कुछ समय पहले एक दंपति बच्चे के दाखिले के लिए रमेश बिधूड़ी के पास वो पहुंचे थे। रमेश बिधूड़ी ने कथित तौर पर यह कहा था कि बच्चे पैदा क्यों किए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमर उजाला की आज की एक कॉपी है जो कि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय पर भी एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा मुस्लिम जहां अल्पसंख्यक होते हैं वहां मानवाधिकार की बात होती है, जहां बहुमत में आ जाते हैं खून खराबा शुरू हो जाता है। सितंबर 2016 में प्रदर्शन के दौरान अरविंद केजरीवाल को उन्होंने गालियां दी। ये सारी चीजें इसी आर्टिकल में, अमर उजाला के राइटअप में हैं। जब लोकसभा में रमेश बिधूड़ी अमर्यादित टिप्पणी कर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के एक और सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन, जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनके पास बैठे मुस्कुरा रहे थे। उन तस्वीरों को जरा आपको स्क्रीन पर दिखाएं। जब ये हो रहा था, वो तस्वीरें अभी आएंगी। आप देखिए पीछे वो डॉक्टर हर्षवर्धन बैठे हैं। जरा फुल फ्रेम चले जाते हैं। फुल फ्रेम में देखिए, ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो मुस्कुरा रहे हैं जब ये सब गाली गलौज हुआ है। सोशल मीडिया ये वीडियो वायरल हो गया उसमें ये, और बहुत से लोगों ने ये सवाल उठाए कि बहुत ही शांत स्वभाव वाले डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस मुद्दे पर स्माइल क्यों रखी अपने मन, हंस क्यों रहे हैं, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इसमें मुस्की लेने वाली बात क्या है। लोकसभा में दो सांसदों का एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने के मामले में यह उनका बयान आया है जो मैं अब पढ़ रहा हूं। उन्होंने फिर ट्वीट किया जब यह मामला एकदम तूल पकड़ गया कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो वो कहते हैं कि लोकसभा में दो सांसदों का एक दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किए जाने के मामले में मेरा नाम घसीटा जा रहा है। सोशल मीडिया में मेरे खिलाफ लिखने वाले दोस्तों से पूछना चाहता हूं, क्या उन्हें लगता है कि किसी समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भाषा के साथ मैं हो सकता हूं? मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश हो रही है। 30 साल के राजनीतिक करियर में मैंने लाखों मुस्लिम भाई बहनों के साथ काम किया है। बचपन भी चांदनी चौक में मुस्लिम दोस्तों के साथ ही खेलने में गुजरा। ये बात भी सच है कि जो लोग डॉक्टर हर्षवर्धन को जानते हैं वो खुद भी यकीन नहीं कर सकते कि डॉक्टर हर्षवर्धन मुस्कुरा क्यों रहे थे। क्या ऐसा था कि उनको रमेश बिधूड़ी की बात ही नहीं समझ में आ रही थी, या जो वहां हो रहा था वो समझ में नहीं आ रहा था? लेकिन ये भी मानना थोड़ा सा कठिन है। एकदम बगल में ही तो बैठे थे, चीख चीख के बोली गई ये बातें उनके कान में नहीं पड़ी, तो फिर वो मुस्कुरा क्यों रहे थे? ये मुस्कुराहट पर भी तमाम सवाल है। रमेश बिधूड़ी पर एक बात जो बहुत जरूरी है, जो यहां बतानी चाहिए कि कार्रवाई क्या हो सकती है, क्योंकि अब तक तो कार्रवाई हुई नहीं है, अब तक तो नोटिस गया है। कार्रवाई क्या हो सकती है? संविधान का आर्टिकल 105(2) इसके मुताबिक संसद में कहीं किसी भी बात के लिए सांसद कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो यह एक सबसे बड़ी बात है, यानी कि आप अदालत में उनको नहीं घसीट सकते, क्योंकि संसद के अंदर बोली गई है। संसद के केयरटेकर कौन? स्पीकर। स्पीकर ने, जैसे कि अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, उन्होंने बोला आइंदा नहीं होना चाहिए। तो आइंदा नहीं होना चाहिए का मतलब क्या हुआ? क्या इस बार उन्होंने माफ कर दिया? सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसका मतलब यह नहीं है कि संसद में कुछ भी बोलने की छूट हो। संसद में सांसद जो कुछ भी कहता है वो लोकसभा में जो प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के रूल्स हैं 280 के तहत स्पीकर के कंट्रोल में होता है। यानी कि संसद में कोई सांसद असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है तो उस पर स्पीकर को ही कार्रवाई का अधिकार है। आइए सुनते हैं इस पर विशेषज्ञों का क्या मानना है। अगर शब्द जो हैं अशोभनीय हैं और अनपार्लियामेंट्री हैं तो एक तो एक्सपंज कर देते हैं स्पीकर साहब, उन शब्दों को एक्सपंज कर देते हैं। इसके अलावा जो जिसके विरुद्ध बोला गया है, अगर वो शिकायत दर्ज करता है स्पीकर के सामने और रिक्वेस्ट करता है कि इसको प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए, तो वो प्रिविलेज कमेटी में सोच विचार के हाउस में भेज दिया जाता है और स्पीकर भेज सकते हैं। और फिर प्रिविलेज कमेटी इस पर डिसाइड करेगी, निर्णय लेगी, उसको कंप्लेनेंट को सुन के और दूसरे पक्ष को भी सुन के और रिकॉर्ड्स देखते हुए भी कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है या नहीं बनता। अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनता है तो संस्तुति करेगी प्रिविलेज कमेटी कि या तो सस्पेंड किया जाए या उनको कितने दिन का
ये अलग रहें, हाउस से प्रोसीडिंग्स अलग रहें, कुछ भी रिकमेंडेशन करती है तो ये रिकमेंडेशन प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट के साथ पुनः हाउस में प्रस्तुत किए जाते हैं, और अगर हाउस उसको स्वीकार कर लेता है इस रिपोर्ट को, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है मेंबर के अगेंस्ट। ये है प्रोसीजर। मेरे समय ऐसा कभी अशोभनीय कोई शब्द सुनने को नहीं मिला था, और ये एक लिस्ट रहती है अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की। अगर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का कोई इस्तेमाल होता तो अभी तक तो यही हुआ है कि एक्सपंज कर दिए जाते हैं। तो ये जो आपने आज बताई बातें कि ऐसा ऐसा कहा गया, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के आधार पर वो प्रिविलेज कमेटी को जाएगा और उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। पर मेरे समय ऐसा अशोभनीय शब्द या ऐसा अनुरोध कि इसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मानते हुए प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए नहीं हुआ था। असंसदीय शब्द की एक सूची आई थी 2021 में, तैयार हुई थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, ऐसे बहुत सारे शब्द और सेंटेंस थे जिसको अनपार्लियामेंट्री यानी कि असंसदीय घोषित कर दिया था। जरा फुल फ्रेम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी बातें थी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खून की खेती, शर्म, गद्दार, गधा, गिरगिट, घड़ियाली आंसू, जयचंद, दोगला चरित्र, शकुनी, जुमला जीवी, लॉलीपॉप, शर्मनाक, गाली, धोखा, भ्रष्ट, ड्रामा, पाखंड, अक्षम। तो ये वो शब्द हैं जो संसद को ये लगा और जितने माननीय हैं उनको ये लगा कि ये सब शब्द नहीं बोलने चाहिए। अब जरा इन शब्दों को की जो सूची आपने देखी है, इनको जो ये माननीय हैं, इन्होंने जो शब्द बोले उससे आप जरा तुलना करके देखिए किसने क्या बोला और किसने अमर्यादित काम किया। मर्यादा रखिए, आप माननीय हैं। फैजान मुस्तफा साहब भी कुछ कह रहे हैं, आइए सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जब हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं तो वो लैंग्वेज पढ़े लिखे लोगों की एक दूसरे के बीच आदर और सत्कार से बात करने का नाम है। ये बड़े दुख की बात है कि आज हमारी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है वो गाली गलौज पर उतर आई, और वो एक इंडिकेशन है कि देश में जनतंत्र का स्वास्थ्य कैसा है। 1999 में संसद ने अनपार्लियामेंट्री शब्द जो हैं उन पर एक किताब छापी, और 2004 में 900 इस तरीके के वर्ड्स आइडेंटिफाई हुए जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। फिर 2022 में, अभी पिछले साल, उसका नया एडिशन आया, और उसमें आप देखिए कि इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। मंद बुद्धि, खरीद फरोख्त, इनकॉम्पिटेंट, शकुनी, दलाल, चेलास, तानाशाही। ऑस्ट्रेलिया की संसद में भी किसी को झूठा कहना जो है वो भी आपको उसकी इजाजत नहीं। अब याद रखें कि संसद में जो कार्रवाई होती है वो संसद का विशेषाधिकार है, और अनुच्छेद 105 में किसी भी मेंबर के विरुद्ध कोई केस नहीं किया जा सकता इस बिना पर कि उसने संसद में क्या बोला। और ये इसलिए विशेषाधिकार दिया गया था ब्रिटिश संसद में क्योंकि वहां राजा के विरुद्ध जो संसद में बोलता था या रानी के विरुद्ध, उसको अरेस्ट कर लिया जाता। आज इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी संविधान ने और संसद ने इस प्रावधान को रखा और किसी ने इसको दास्ता की निशानी नहीं माना। अब जो हमारी संसद है उसमें रूल है 380 बिजनेस ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा, जो ये कहता है कि अगर किसी मेंबर ने कोई डिफेमेटरी, अनडिग्निफाइड या इनडिसेंट स्टेटमेंट दिया या शब्द का इस्तेमाल किया तो स्पीकर को यह अधिकार होगा कि वो उसको एक्सपंज कर दे। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यह भी रूल है कि अगर स्पीकर की बात ना मानी गई या इस मामले में माफी नहीं मानी जाए
तो स्पीकर को, या कोई बार बार इस तरह का जुर्म करता हो, हैबिचुअल हो इस मामले में, तो फिर स्पीकर को यह अधिकार है कि वो ऐसे मेंबर को सस्पेंड कर दे, और सस्पेंड करने का जो मैक्सिमम टाइम होगा वो होगा उस सदन का बचा हुआ हिस्सा। यानी अगर ये बात कल की है तो फिर आज संसद का ये सदन सेशन खत्म हो रहा है, उसको आज तक के लिए अगर सस्पेंड कर दिया जाता तो वो कानून के हिसाब से बिल्कुल सही होता। 2021 में बीजेपी के 21 एमएलए को महाराष्ट्र में जो है इस तरह सस्पेंड किया गया था, जो पीरियड रिमाइंडर ऑफ द सेशन ऑफ हाउस से ज्यादा था, और उसको अदालत ने कहा यह बात सही नहीं। ये जो बात कल बोली गई ये किसी एक व्यक्ति विशेष पर केंद्रित नहीं थी, बल्कि एक पूरे समाज के विरुद्ध हेट स्पीच थी। और अब ये कहना कि ये किसी बाबा ने किसी धर्म संसद में बोल दिया या किसी फ्रिंज एलिमेंट ने बोल दिया, ये अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ने नई संसद में बोला है। पुरानी संसद में इस तरह की बातें कई पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स कर चुके हैं। हमें उम्मीद थी कि हम नई संसद में एक नई शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें जो हेल्दी पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं, जिसमें एक दूसरे के विरुद्ध वोट भी दिया जाए, बात भी उसकी काटी जाए, उसके विरुद्ध बोला भी जाए, लेकिन रिस्पेक्ट, रिगार्ड और सम्मान को ना छोड़ा जाए। अच्छा, एक बात यह भी कही जा रही है जो कि अब आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे, अभी जो इससे पहले का जो संसद सत्र है जिसमें मॉनसून सेशन, उसमें आप ये देखिए कि क्या क्या हुआ। ये सब माननीय सांसद हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई। स्क्रीन पर अब आएंगे, फुल फ्रेम जाते हैं जरा। पिछले सत्र में ये वो लोग थे जो कि तुरंत सस्पेंड कर दिए गए। संजय सिंह सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, कारण था चेयर के निर्देशों को इन्होंने नहीं माना, बदसलूकी की, बदतमीजी की, सस्पेंड। सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के सांसद, कारण था चेयर की ओर कागज उछाले तो यह अमर्यादित था, बिल्कुल है, सस्पेंड। अधीर रंजन चौधरी सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, इनका जो सस्पेंड किया वो कारण था लगातार दुर्व्यवहार। दुर्व्यवहार तो नहीं होना चाहिए। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, इनके खिलाफ इनको सस्पेंड किया गया, कहा गया कि विशेषाधिकार हनन की एक शिकायत थी, उस पर इनको सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंड ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हुए हैं, तुरंत हुए हैं। और ये जो उदाहरण आपने स्क्रीन पर देखे हैं, ये उदाहरण अभी पिछले ही मॉनसून सत्र के हैं। तो ऐसी त्वरित कार्रवाई की उम्मीद लगाई जाएगी। जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उनसे इस मामले में भी क्या होगा हम देखें। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच बड़ा कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया है। कनाडा के आरोपों के बाद भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंड कर दी है। हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बार फिर आरोप दोहराए और कहा कि पुख्ता वजह से भारत पर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उकसाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन भारत को जवाबदेही तय करनी चाहिए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप तो दोहराए, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश किया अभी तक। इस कूटनीतिक संकट से कनाडा जाने की इच्छा रखने वाले छात्रों की चिंता लेकिन बढ़ गई है, और यह है आज हम जो चर्चा करेंगे उसका मूल विषय। कनाडा के वीजा का इंतजार कर रहे लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं। एनडीटीवी ने ऐसे कई छात्रों और उनके माता पिता से बात की। उनका कहना है कि नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री को इस संकट का समाधान निकालना चाहिए, जल्द निकालना चाहिए। कई लोगों ने कहा है कि यह समय बहुत तनावपूर्ण है। कनाडा को पंजाबियों का दूसरा घर माना जाता है। आइए जरा ये प्रतिक्रियाएं सुने उन लोगों की जो कि कंसर्न्ड है। किसी के बच्चे वहाँ हैं, किसी के बच्चे वहाँ जाने वाले हैं, कोई जो है वो अपनी एफडी तोड़वा करके भेज रहा है, 4 गुना फीस वहाँ भर रहा है, वीज़ा अप्लाई किए हुए है, कुछ परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई किए हुए हैं, और इस सब के चक्कर में उनके घर में एक तनाव का माहौल। आइए सुनते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब से ये सुना है,
तो अंदर एक उदासी सी आ गई है, लड़के में भी मेरे में बहुत उदासी आई है। हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं हम अब आप कभी मिल भी पाएंगे या नहीं। मुझे बहुत इस बात पर अफसोस है कि बहुत सारे बच्चे हर साल इंडिया से बाहर जा रहे हैं। हम 20-20, 25-25, 30-30 लाख लगा कर जा रहे हैं, अपना सारा कुछ बेचकर ब्याज पर पैसे लेकर। कई ज़िम्मेदारों घर में भी आपने देखा ही होगा कि मोस्टली यही उनका इनकम सोर्स है। सारे परिवारों के परिवार ही बाहर हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं, सारे परिवारों के परिवार ही बाहर हैं। ये एक मसला सिर्फ बच्चों का ही नहीं है, सारे परिवारों का। काफ़ी बहुत बुजुर्ग माएँ जो बहुत सालों से अपने बच्चों से दूर हैं, हर साल उनके बच्चे आते हैं तो वही उनकी एक खुशी होती है बस। तो मैं तो यही सरकार से हाथ जोड़कर बेनती करूंगी कि दोनों तरफ से, ट्रूडो जी को भी मैं यही बोलूंगी, मोदी जी को यही बोलूंगी, अपनी सियासत छोड़कर कम से कम माँ बाप के फीलिंग्स के बारे में जरूर सोचें। तो जैसे कि आपने सुना, ये एक माँ हैं, चिंतित हैं, और ऐसे ही तमाम और लोग भी हैं जो कि अपनी अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कनाडा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में भारतीय छात्रों के 2,26,450 वीजा स्वीकृत किए गए थे। इनमें से करीब 1.36 लाख छात्र पंजाब से थे। फिलहाल करीब 3.4 लाख पंजाबी छात्र कनाडा के अलग अलग संस्थानों में। 2021 में कनाडा में 35% विदेशी छात्र भारतीय थे, और जैसे कि हमने आपको कल भी आंकड़ों में बताया था, ये आंकड़ा 35 से 40% के बीच में घूमता रहता है। यानी कि इतने विदेशी छात्र कनाडा में भारत से हैं, और उसमें भी अधिकांश जो है वो हरियाणा और पंजाब से। पंजाब में इमिग्रेशन कारोबार से जुड़े लोगों के मुताबिक मौजूदा संकट छात्रों से ज्यादा पर्यटकों को प्रभावित करे। इसका जो मेजर इम्पैक्ट तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी इंसिडेंट को शुरू हुए 2-3 दिन ही हुए हैं। पर जो हमें दिखने को मिल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने कि प्लान किया हुआ है, वो पैनिक में हैं। और उससे भी ज़्यादा जो पैनिक है उन बच्चे हैं जिनकी फीसिस वगैरह जो जा चुकी हुई हैं। अगर वो इस स्टेज पे डिसीज़न, अगर कुछ भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में और ख़राब होता है और वीज़ास रुकते हैं, तो उस केस में हमारे बच्चे जो हैं उनका वीज़ा काफ़ी नुकसान होगा। ट्यूशन फीस रिफ़ंड इस स्टेज पे मंगाने का मतलब है कि उनको 2000 से लेके और 6 महीने की सेमेस्टर की जो फीस है वो गंवानी पड़ेगी। हालांकि छात्रों और उनके माता पिता सरकार से जल्द इस संकट को सुलझाने की अपील कर रहे हैं। तो आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। जालंधर के मशहूर कुल्हड़ पिज्जा कपल के नाम से वायरल हो रहे निजी वीडियो का मुद्दा आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाया रहा। सोशल मीडिया पर हजारों मीम वायरल हो गए हैं। इन सब से आहत कुल्हड़ पिज्जा के मालिक सहज अरोड़ा ने वीडियो जारी किया है। जिस तकलीफ से वो कहते हैं हम गुजर रहे हैं, वो हम ही जानते हैं। पता नहीं हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। सोशल मीडिया में हम परेशान हो चुके हैं। सहज अरोड़ा ने कहा है कि कोई भी इस तरह की वीडियो को वायरल करना नहीं चाहेगा। इसे वायरल होने से रोका जा सकता था। सहज अरोड़ा के मुताबिक उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेल करने वाली लड़की को ऐसा बताया जा रहा है कि गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की ने मैसेज भेजकर पैसों की मांग की थी। अकाउंट नंबर भेजकर यह कहा था कि 20,000 रुपए डाल दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। ये सारी वो चीजें हैं जो कि अब सामने आ रही हैं। एक जो पुलिस की FIR दर्ज कराई गई है इस पूरे मामले में, उसमें भी ये सारी चीजें अब जुड़ करके आ रही हैं। सहज अरोड़ा का दावा है कि वायरल वीडियो फेक है। उन्होंने लोगों से उस वीडियो को डिलीट करने की भी अपील की है। साथ ही कहा है कि अगर उनकी पत्नी कोई गलत कदम उठाती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब मामला पुलिस के पास जा चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है। उम्मीद करेंगे कि इस घटना का पूरा सच जांच के बाद सामने आ जाए, क्योंकि FIR में जो बातें कही गई हैं वो बहुत हद तक चिंताजनक है। अगर लोग इस तरीके से किसी के भी कथित प्राइवेट वीडियो वायरल करके मीम बनाएंगे और सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि हम किस तरह के घृणित मानसिकता वाले समाज में रह रहे हैं। मामला कथित तौर पर ब्लैकमेल का भी, इसमें बहुत ही विस्तृत जांच की एक उम्मीद बनी रही। ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਇੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ
ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਫੇਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ AI ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।